नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी में, जहाँ पे हम डेली बेस पे करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है द हिंदू के, वो इन डिटेल डिस्कशन करते हैं हिंदी में, ताकि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का जो पोर्शन है, वो अच्छे से प्रिपेयर हो सके। हम जो भी न्यूज़ में एनालिसिस देखते हैं, तो उसमें मैं आपको हिस्टोरिकल पॉइंट बताता हूँ, ऐसी इंफॉर्मेशन भी बताता हूँ कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अधिक महत्वपूर्ण रखती हो, और आप यदि करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो उसके अंदर वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। इन डिटेल में बात करूँ तो जो भी कोई टॉपिक आया है, तो जीएस पेपर के कौन से टॉपिक के अंदर आने वाला है, उसकी भी मैं आपसे इन डिटेल डिस्कशन करता हूँ। और साथ में हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, और काफी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डिस्कशन करते हैं जो एग्जाम में एनसीईआरटी या जीएस से प्रिपरेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो दो तीन इंफॉर्मेशन पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद द हिंदू एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे न्यू है, फ्रेशर है, उनके लिए यदि आप द हिंदू की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिस जिसका नाम है आईएएस लाइफस्टाइल। तो उस टेलीग्राम चैनल के टॉप पे एक लिंक है, वो पिन की गई है। वो लिंक फॉलो करके आप द हिंदू की फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कल ही काफी सारे स्टूडेंट ने एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड वाइज कौन कौन सी बुकें पढ़नी है, तो वो लिस्ट की इंफॉर्मेशन भी मैंने पीडीएफ जो अपनी टेलीग्राम चैनल है वहां पे डाल दी है। और यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसी डेली करंट अफेयर एनालिसिस के वीडियो में लिंक दी गई है पीडीएफ के लिए। यदि आप एनसीईआरटी की कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसकी पीडीएफ लिस्ट दी गई है, जिसमें आप पढ़ के कौन कौन सी बुक अच्छे से प्रिपेयर करनी है वो आप कर सकते हैं, ताकि एनसीईआरटी से कौन से सब्जेक्ट और कितना पढ़ना है वो आपको पता चल सके। ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, यदि आप फ्रेशर है और एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड 11 और 12 की एनसीईआरटी है वहां से पढ़ना शुरू करें। वो पढ़ने के बाद फिर आप स्टार्ट करें 10 to 6 स्टैंडर्ड बुक, उसमें भी मैंने लिस्ट दी गई है। और आप अपना टास्क फिक्स कर लीजिए कि मुझे आज एक या दो, जो भी एनसीईआरटी आपकी जैसी भी रीडिंग स्पीड हो, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसको प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरी बात, यदि आप यूपीएससी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारी ही वेबसाइट है www.islifestyle.com। उस वेबसाइट पे जाके आप जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां जाके भी कर सकते हैं। और बात करते हैं आज के द हिंदू एनालिसिस की। तो सबसे पहले जो टॉपिक आया है एडिटोरियल में, उससे शुरुआत करते हैं। तो ये आया है नेपाल से। नेपाल में आपको पता होगा कि जो लिपियाधुरा है, ठीक है, और जैसे लिपुलेख वाला जो पास है, दर्रा है, तो वहां से जो रोड बनाने का कार्य भारत ने शुरू किया था मानसरोवर यात्रा में, तो उसी में जो नेपाल का जो काला पानी वाला जो काला काली रिवर को लेके काला पानी वाला जो एरिया है, जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो पहले नेपाल अपने में नहीं कंसिडर कर रहा था, लेकिन हाल ही में उसने उस जो एरिया है वहां पे डिस्प्यूट शुरू किया है कि नया ही डिस्प्यूट है। तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी काफी सारी डिस्कशन कर ली है, लेकिन अभी न्यूज में क्यों है उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर हम जो सौगोली ट्रीटी है, ठीक है, उसका मैं आपको मैप के साथ पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा, ताकि आपको वो सारा इंफॉर्मेशन पता चल जाए। तो जैसे अभी अपने नेपाल के साथ जो वहाँ के प्रधानमंत्री है, तो वो चाइना से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो उस कंडीशन में उन्होंने अपना जो पुराना मैप है उसको अमेंड करके नया मैप लाए, जिसमें जो काला पानी वाला जो एरिया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैप में तो पता चल जाएगा, वो उन्होंने अपने मैप में, न्यू मैप में दिखाया था। तो इससे इंडिया और नेपाल के थोड़ा सा तनाव बढ़ गया था। तो अभी जब 15 अगस्त चल रही थी, तो तभी उनको उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात की, और थोड़ी बहुत जो चर्चा होती है वो हुई। तो इसी में ही बात हुई जो अपना डिस्प्यूटेड एरिया है उसके बारे में।
तो सबसे पहले मैप देख लेते हैं। मैप में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एडिटोरियल में दी गई है इन डिटेल उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये एरिया आप मैप में देख सकते हैं, ये आपके सामने मैप है। मैप कौन सा है वो पहले मैप आप समझ लीजिए। यहाँ से नेपाल है, ये पूरा नेपाल का जो ये नक्शा है, वहां से वेस्ट पार्ट उसका जो आखिरी धारचूला एरिया है, धारचूला के बगल में ये है इंडिया। इंडिया का ये उत्तराखंड वाला एरिया है, ठीक है। ये और ये अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री अपनी। और ये है यहाँ पे लिपुलेक पास। अभी ये लिपुलेक पास है और यहाँ पे ये काला पानी है। तो इंडिया ने, अभी मैं बताऊंगा, यहाँ से जो आप ये दो डॉट्स देख रहे हैं वहां पे एक रोड बनाया था, किसके लिए? मानसरोवर यात्रा के लिए। तो हालांकि अब तक, जब तक ये डिस्प्यूट शुरू नहीं हुआ था तब तक ये पूरा उत्तराखंड का एरिया था। और जो मानसरोवर वाले जो यात्री है तो उनका जो ट्रैवलिंग है वो कम हो जाए, इसलिए इस लिपू लेक पास से हमने एक रास्ता बनाया था, जो हमने चर्चा की थी, जो बीआरओ ने बनाया था, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाना शुरू किया था। लेकिन जब नेपाल के द्वारा इसका एरिया, नेपाल का एरिया है ऐसा करके नया, जैसे काफी सारी क्या होता है, जैसे हम बात करें इंडिया की, तो जो अपना पाकिस्तान और इंडिया का जो एक कश्मीर वाला मुद्दा है वो अपने आजादी के पहले का है, ठीक है। और ये जो है अभी हम देखेंगे, जो साउगली ट्रीटी है वो 1816 की ट्रीटी है और वो बेस है काला पानी रिवर के ऊपर। तो उनका ये क्या मानना था कि ये जो काला पानी रिवर है जो यहाँ से बहती है, जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए है, लेकिन ये जो लिम्पिया धुरा से ओरिजिनेट होती है, उनकी जो ट्रिब्यूटरी आती है, तो वो कहते ये भी पूरी क्या है, ये काली रिवर ही है, ठीक है, क्योंकि मेजर पानी तो यहाँ से ही आता है। तो ये पूरा एरिया किसका है? ये पूरा एरिया है नेपाल का। तो इसकी वजह से ये पूरा डिस्प्यूट छिड़ गया था। तो आप ये मैप में देख सकते हैं, ये अपना इंडिया है, यहाँ पे उत्तराखंड एरिया स्टेट आता है अपना, ये धारचूला है जो नेपाल में है, और यहाँ पे चीन है, और ये लिपुलेक पास है। अकॉर्डिंग टू चाइना, अब तक जब तक ये डिस्प्यूट नहीं था, लिपुलेक पास भी इंडिया में कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे ही जो अपना इंडिया है, वो जो मानसरोवर वाले जितने भी श्रद्धालु है, तो उनको क्या करना पड़ता था, जब तक ये जो रास्ता था वो रास्ता नहीं था, तो उनको पूरा घूम के जाना पड़ता था, यानी मान लो 1 या 1.5 हफ्ता जैसा टाइम लगता था। लेकिन ये रास्ता बनने के बाद वो 3-4 दिनों में ही ये पूरा क्रॉस करके सीधा मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा सकते हैं। तो मैंने तभी भी आपसे बात किया था कि इसकी ऑलरेडी हमने इन डिटेल डिस्कशन की थी साउगली ट्रीटी की। फिर भी जब कभी भी इसका इन डिटेल डिस्कशन हम करेंगे, ताकि जो नए भी स्टूडेंट जुड़े हो उनको भी ये डिस्प्यूट पता चल जाए क्या डिस्प्यूट है। इसके लिए जो मेन रीजन है, वो साउगली ट्रीटी में जो आधार बनाया गया था, वो आधार था काली रिवर। और मैंने आगे भी आपसे चर्चा की थी कि जो रिवर होती है, ठीक है, मान लीजिए आपको पता ही होगा, जैसे हम बिहार वाला एरिया देखे या दूसरा, तो कभी कभी क्या होता है, जो रिवर है वो अपना रास्ता चेंज करती रहती है, ठीक है, या तो नॉर्थन साइड या सदर्न साइड, या तो फिर ईस्ट और वेस्ट को अपना बहाव चेंज करती रहती है टाइम के अनुसार और पानी के बहाव के अनुसार। तो उस हिसाब से अगर आप रिवर को ध्यान में रखोगे, तो जैसे ये 1816 और हम ये 2020 गिने, तो कितना डिस्टेंस हो गया। तो रिवर को लेके जो ये प्रॉब्लम है, तो उसको बोल दिया गया है कि भाई अभी जो इंटरनेशनल बॉर्डर तय है साउगली ट्रीटी की तरह, जो किसने की थी, जो अंग्रेजों ने और नेपाल के जो राजा थे उन्होंने, वो तब से वही फॉलो हो रही थी अब तक। लेकिन नेपाल के जो प्रधानमंत्री है, मैंने इन डिस्कशन में यही बताया था कि उन्होंने अपनी खामियां छुपाने के लिए क्या किया, चाइना की हेल्प लेके ऐसा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया कि भाई इंडिया ने अपना एरिया ले लिया, ठीक है, ताकि उनका जो डाइवर्जन है कि गवर्नमेंट के प्रति जो रोष है वो डाइवर्ट हो जाए। तो यही सारी बातें यहाँ पे बताई गई है, ये लिपुलेक पास वाला और लिम्पियाधुरा वाला, कि जहां से जो काली रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी होके आती है, तो पूरा एरिया अपने में दिखा रहे हैं। तो यही सारी बातें यहाँ पे इन डिटेल बताई गई है। हालांकि ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इसमें मैप में मैंने जब आपको बताया, तो आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है। और चाइना ने नेपाल को इन्फ्लुएंस किया, या ऐसी मान के चले कि उनकी डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये पुरानी बातें निकाली है। वरना इंडिया और नेपाल का जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट तो चलता ही रहता है, लेकिन ये नया डिस्प्यूट खड़ा किया है नेपाल ने, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा भी
एक रिवर का डिस्प्यूट है जो मैंने आपसे बताया था। जिन भी बच्चों को रिवर का डिस्प्यूट पता हो नेपाल के साथ ही, वो ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हमने बात किया था 22 अगस्त को, ठीक है, जो हाइड्रोलिक प्लांट है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे कृष्णा नदी पे सिचुएटेड है, वहां पे साइलम पावर हाइड्रोलिक पावर हाउस, तो उसका ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि 9 लोगों की वहां पे जान चली गई है आग दुर्घटना के अकस्मात में। तो अपने लिए मैंने पहले भी बताया था, आपको कितनी कितनी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए उसका मैंने इन डिटेल डिस्कशन आपसे किया था। आज इस इंफॉर्मेशन में जैसे कितने लोग मरे, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी है उसकी। तो ये समझ लीजिए जो IEEE स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड क्या है। जैसे महत्वपूर्ण बातें वो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि इसमें सारी बातें लिखी हुई है, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेन मेन पॉइंट बता देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। अभी हाइड्रोलिक पावर है, ठीक है, उसमें इंडिया 7वां देश है। और दूसरी बात जो मैंने आपसे डिस्कशन की थी वो बात ये थी कि जो ये गाइडलाइंस है IEEE वाली जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस में क्या बताया गया है कि भाई कितना कितना प्रिकॉशन रखना है। तो उसमें यहाँ पे बताया गया है कि हालांकि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, तो उसकी कोई भी कंडीशन हो तो उसकी देखभाल करना, उसके ऊपर कोई खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो डिस्कशन करना, वो सारा आता है सेंटर के अंदर। लेकिन देखना किसको पड़ता है, देखना पड़ता है स्टेट को। जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट या वेल सेफ्टी है कि नहीं, वो देखना सब स्टेट को पड़ता है और रेगुलेशन सेंटर द्वारा होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे ऐसे प्लांट में जहाँ पे जनरेटर के द्वारा बिजली उत्पन्न की जा रही हो टर्बाइन को घुमा के, तो मैंने वो भी मैप में आपको दिखाया था पूरा मैप कि कैसे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं वो कार्य कैसे करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया था कि भाई आप मान ले जो जो यहाँ पे अभी CID के द्वारा इसकी जांच हो रही है तो रीजन क्या था वो पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो गाइडलाइंस में बताया गया है वो बताया गया है कि भाई आप इस प्लांट को ऐसे बनाना है कि भाई उसमें जो आग ना लगे ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। दूसरा कि आग में तुरंत ना जले ऐसा मटेरियल होना चाहिए। फिर क्या बताया गया है कि मान लो आग लग भी जाए तो धुआं निकलने के लिए भी एग्जिट होना चाहिए। और दूसरी चीज, जो भी आप जिस भी जगह पे वहां पे कार्य कर रहे हो, इलेक्ट्रिक कार्य हो रहा है कि जहां पे आग लगने की संभावना भी रहती है, तो वहां से एग्जिट का अलग रास्ता होना चाहिए। तो ये भी चीज यहाँ पे बताई गई है। और जो भी कोई भी मेंटेनेंस काम जैसे चल रहा था, तो मेंटेनेंस काम में क्या करना है कि मेंटेनेंस काम जो भी चल रहा हो वहां पे जो भी लोग मेंटेनेंस करने जा भी रहे हो, तो अपने साथ सेफ्टी प्रिकॉशन में आग अगर लग जाती है तो उसको बुझाने का भी सामान लेके जाए। और उनका ऐसा हो कि एग्जिट दूसरा हो, कि मान के चलो कि आप जिस दरवाजे से आप एंटर हो रहे हैं और एग्जिट भी वही है, ताकि अगर आग लग जाए, वहां पे धुआं हो गया या दूसरी कोई चीज हो गई, तो आपको वहीं से बाहर निकलना है और वहां पे भी आग लगी हो तो आप बाहर ना निकल सके। फिर एक बात यहाँ पे बताई गई है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि ऐसे एरिया में अलार्म या सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं रखे गए कि जो अन्य लोगों को बता सके कि भाई आग लग गई है, तो आप फटाफट से ये जगह है खाली कर दो और जो भी आग बुझाने वाले हैं फायर सिक्योरिटी वाले लोग हैं वो जा सके। और कंपैरिजन तो यहाँ पे ही की गई है कि एक ही रास्ता था कि जहां से अंदर जाना था। दूसरा कि यहाँ पे जो आग लग गई, ठीक है, तो आग में जो लोग मरे हैं, तो काफी सारे लोग ऐसे भी है जो आग का धुआं लगने से अपना कार्य है वो अच्छे से ना कर पाए और बाहर भी ना निकल पाए। जैसे कि आग में बाहर निकलने के लिए भी योग्य सीढ़ियां या रास्ता होना चाहिए ताकि वो तुरंत निकल सके। वरना क्या होता है, आग नीचे लगी है और उसको बुझाने के लिए वहीं से जाना है और वहीं से धुआं आ रहा है तो कोई देख ना पाए। ऐसा ही हुआ था कि जब आग लगी और फायर सिक्योरिटी वाले जब आए, ठीक है, तो उसके रास्ते पे इतना धुआं था कि वो लोग अंदर ही नहीं जा सके और जाके देख भी नहीं सके हुआ क्या है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। जो मेन मेन पॉइंट है वो मैंने आपसे पहले ही कल डिस्कस कर लिया था कि ये हमारे दूसरे नंबर का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। पहले नंबर का कौन सा है, 1 से 5 कौन से, कहाँ कहाँ पे, कौन सी रिवर पे है और उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे कार्य करता है, इंडिया का क्या रोल है। इंडिया जो अपना
ग्रीन एनर्जी पे कैसे डाइवर्ट हो रहा है, सोलर एनर्जी पे कैसे अपना फोकस बढ़ा रहा है, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये कवर होगा जीएस पेपर 3 के अंदर, ठीक है, जिसमें हमें पावर एनर्जी के जो सोर्सेस है उसके ऊपर हम यहाँ पे फोकस करके चल सकते हैं। और दूसरा चीज, यदि इसके ऊपर कोई भी रूल्स रेगुलेशन या पॉलिसी लाने की जरूरत पड़े, जैसे कि डैम की मरम्मत का काम इसके बनाने के लिए कोई है, तो पॉलिसी बनाने से जुड़े कोई भी स्टेप हो तो जीएस पेपर 2 के अंदर आएंगे। यहां से आगे बात करें तो आज फिर से सोफी रिपोर्ट आई है जो फूड के ऊपर है। हमने इससे पहले एक रिपोर्ट ऑलरेडी देख ली है, लेकिन इसमें बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो नहीं दी गई है। तो सोफी रिपोर्ट क्या है वो देखेंगे, और अभी जो इंडिया फूड इनसिक्योरिटी है उसकी क्या बात है वो देखेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिए गए, और एक कंडीशनल बेस्ड डेटा होता है, कंट्री डेटा होता है, वो कंडीशनल बेस्ड होता है। उसकी मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर हम डिस्कशन करते हैं, ताकि आपको भी पता लगे कि भाई यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। फिर ऐसा ना लगे आपको कि मैंने सारे पॉइंट डिस्कस ना किए। मान के चलिए ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है सोफी रिपोर्ट में, तो उन्होंने जो भी ये डेटा होता है वो क्या किया होता है, जो हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट होते हैं वहां से डेटा कलेक्ट किया होता है, और उन सारे डेटा को क्या किया है, कंपाइल करके अपना डेटा जाहिर किया होता है। उन्होंने एज अ पर्सनल, एज अ इंडिविजुअल किसी का भी सैंपलिंग या किसी का भी टेस्ट किया होता नहीं है, ठीक है। इसीलिए इनके कार्य पे भी सवाल उठाए जाते हैं, वो आपको याद रखने हैं। क्यों उठाए जाते हैं? क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि इन लोगों के पास क्या नहीं होता है, इन लोगों के पास ऑर्गेनाइज मैन पावर नहीं होता है। यानी जैसे कि हम नॉर्मल देखें तो आपको कोई भी डेटा सबमिट करना हो तो आप जाएंगे रेंडमली 100,000 लाख जितने भी आपको लोगों के सैंपलिंग करेंगे, फिर सैंपलिंग से आप खुद देना टेस्ट करेंगे और फिर आप डेटा पब्लिश करेंगे। लेकिन सोफी रिपोर्ट में ऐसा नहीं होता है। सोफी रिपोर्ट क्या करती है, जो कंट्री के डेटा होते हैं, जो कि कब अपडेट हुए थे, कैसे अपडेट हुए हैं पता नहीं है, वो सारा कलेक्ट करते हैं और उसी डेटा के ऊपर से अपना जो फ्रेश डेटा होता है वो देते हैं। डेटा जो दिया गया है उसमें इंडिया की जो फूड इनसिक्योरिटी है वो बढ़ रही है ऐसा बताया गया है। और अपनी गवर्नमेंट और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको कहना भी आसान है कि सारा चीज हुआ है कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से। हालांकि ये डेटा पुराना है, तो पुराने आंकड़े दर्शाता है जो 2017, 18, 19 से वहां के, लेकिन फिर भी इसको ऐसे जोड़ा जा रहा है कोरोना वायरस के साथ। हालांकि अपने लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैं जैसे बोलता हूँ कि मान लो आप जब मेंस का एग्जाम लिख रहे होंगे और वहां पे यदि ये डेटा पूछ भी लिया जाए तब तक तो नया डेटा आ गया होगा या तो ये पूरा डेटा चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो क्या क्या चीजें वो देख लेते हैं फूड इनसिक्योरिटी में। तो जो अपनी जो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन है इन द वर्ल्ड, वो सोफी रिपोर्ट में पब्लिश होता है। तो सोफी रिपोर्ट में दो गाइडलाइंस दी गई है, शॉर्ट फॉर्म में कैटेगराइज के, जैसे कि हमने पहले देखा था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के अंदर। जो भी हम फूड खाते हैं तो उसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन मिनरल्स जैसे शब्द आपने सुने होंगे। तो बॉडी को चाहिए अपने नॉर्मल रूटीन डेवलपमेंट के लिए, नॉर्मल फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे दो कंडीशन बताई गई है। एक तो बताई गई है पीओयू की कंडीशन, तो उसमें क्या होता है, और दूसरी जो बताई गई है वो है पीएमएसएफआई कंडीशन। दोनों कंडीशन की मैं आपको इन डिटेल डिस्कशन कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो डेटा नहीं दिया गया है, जो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो उसकी बात कर लेते हैं ताकि वो आपको समझने में आसानी हो। तो वो डेटा समझ लीजिए, वो डेटा क्या है कि मान लो आज के जो हमारे हमारे जो वर्कर है, चाहे वो खेत में काम करते हो या इंडस्ट्री में काम करते हो, उनकी पर दिन की कमाई कम रहती है। तो वो अपनी कमाई का इतना हिस्सा कि जो खाने में डाल सकते हैं वो बहुत कम रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जितना भी हो सके, यानी मान लो सुबह दोपहर और शाम को जिस भी टाइम उनका खाना रहेगा, तो वो तो या तो चावल खा लेंगे या तो कुछ गेहूं की रोटी या कुछ खा लेंगे या कोई सब्जी खा लेंगे। जो क्या कर रहा है, जो उनका हंगर है यानी उनकी भूख है, उनके लिए जो कैलोरीज चाहिए वो तो उनको दे रहे हैं, लेकिन नहीं तो उसमें कोई विटामिन रहते हैं, नहीं तो उसमें कोई जो सब्जी में न्यूट्रिशन होना चाहिए वो नहीं रहते हैं। तो उसके वजह से जो हम अपनी खाने की कैलोरी है वो तो मैचअप हो रही है, लेकिन बॉडी को जो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो नहीं मिलते।
तो इसको बोलते हैं हंगर हंगर इंडेक्स, बराबर। हिडन हंगर बोलते हैं। तो इसके ऊपर भी हमने काफी डिस्कशन कर लिया था। तो यहाँ पे यही सारी चीजें बताई गई है कि जो भी वर्कर पॉपुलेशन है, चाहे वो खेत में काम करते हो या कंपनी के अंदर मजदूरी करते हो, तो उन सब में ये सब देखा गया है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी बात की गई है। दो कैटेगरी कौन सी है वो देख लेते हैं। जो आपको एग्जाम में लिखनी हो तो यही सारी कॉन्क्रीट डेटा है, वही डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला आएगा पीओयू, यानी प्रिविलेंस ऑफ अंडर न्यूरिशमेंट, ठीक है। और दूसरा है जो प्रिविलेंस ऑफ मॉडरेट एंड सीवियर फूड इनसिक्योरिटी, यानी ये प्राइमरी कंडीशन है पीओयू, और दूसरी सेकेंडरी कंडीशन है यानी उससे भी खराब। तो इंडिया को ये जो पीएमएसएफआई है उस कैटेगरी में रखा गया है। और दूसरी चीज जो हमने 2030 तक जो अपना हंगर इंडेक्स है, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जिसको काफी कम करने की बात की गई थी, टारगेट रखा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर, टारगेट 2.1 में, तो वो अभी अचीव नहीं हो पाएगा। क्यों? कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो महत्वपूर्ण है वो है सोफी रिपोर्ट, दूसरा है दो कैटेगरी, और इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जो है एफएओ, जिसको यूनाइटेड नेशन यूएनएफओ एफएओ भी कहा जाता है, और बाकी जितने भी डेटा इंटरनेशनली पब्लिश होते हैं, एफआईएस हो गया, और बाकी अपने इंडिया का भी जो डेटा रहता है, फिर अपनी इंडिया में जो फूड सिक्योरिटी के लिए जो एजेंसी काम करी, रेगुलेटरी एजेंसी एफएसएसएआई, ठीक है, उन सबका जो फंक्शनिंग है वो इसमें अच्छे से बताया गया है। हालांकि जितना महत्वपूर्ण है वो मैंने बता दिया, बाकी बताया गया है डेटा के बारे में कि वो डेटा कैसे लेते हैं, और यहाँ पे जैसे कि एशियन कंट्री में अपनी जो कंट्री है उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, वो सारा इन्फॉर्मेशन बताया गया है। यूपीएससी एग्जाम को ध्यान में रख के मैं बात करूं तो एग्जैक्ट इंडिविजुअली आपको परसेंटेज वाइज प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो नहीं आ सकते, लेकिन मेंस में आप फूड सिक्योरिटी की बात करें तो आपको ये पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि कंपैरिजन दिया गया है कि भारत में जो फूड इनसिक्योरिटी है वो बड़ी है पहले से, जो कि कम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सोफी रिपोर्ट। ऐसा इंट्रोडक्शन में आप डेटा देके बता सकते हैं। फिर मैंने जो इंडियन हंगर कहा उसकी बात आप बता सकते हैं। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो रिपोर्ट आता है उसकी बात कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण रहता है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो हंगर का जो पोर्शन है वो हम कैसे कवर करें। इसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है जो मरीन स्टॉप्स इंटरनेशनल है उनके द्वारा एमएसआई रिपोर्ट के द्वारा कि कोरोना लॉकडाउन में जो भी महिलाएं थी, ठीक है, प्रेग्नेंट महिलाएं, या तो उनको कितनी कंडीशन का सामना करना पड़ा वो यहाँ पे बताया गया है। इंफॉर्मेशन क्या डिस्कशन किया है, इंफॉर्मेशन में यही बात बताई गई है कि जैसे मान लो कि हेल्थ एक्सपर्ट जो भी है तो वो खर्चा बढ़ गया है, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी खर्चा बढ़ गया। जैसे कि मैं आपको मेट्रो सिटी की बात करूं तो आप मान लो कि 5 के 10 किलोमीटर का भी ट्रैवलिंग था, ठीक है, डिलीवरी के लिए, मैटरनिटी जो विजिट है उनके लिए, तो उनको जाने के लिए भी 5-5 10-10 गुना भाड़ा बढ़ा दिया था, कोई अवेलेबल नहीं था और उनकी बात कोई सुनता भी नहीं था। तो इसके वजह से जो अपना कहते हैं कि जो महिला का जो कार्य रहता है, ठीक है, उसमें हेल्थ केयर एक्सपर्ट में जो इंडिया का मॉडल है वो फेल हुआ है। तो यही सारी इंफॉर्मेशन बताई गई है, आप पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोरोना वायरस लॉकडाउन में किसके ऊपर, महिला के ऊपर क्या प्रॉब्लम हुआ है, यदि ऐसी चर्चा हो तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। हालांकि इसको आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा कि जो यूएनएपीए है, ठीक है, प्रोजेक्ट, उसके द्वारा जो 47 मिलियन वुमन है ऑल ओवर वर्ल्ड पूरा डेटा दिया गया है, वो आपको याद रखना होगा। यदि आप पूछा जाए तो आप अगर कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट में लिखना चाहते हैं तो। फिर बात करेंगे रशिया के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है उस वैक्सीन के बारे में। तो काफी सारी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशली हाईलाइट किया गया है उसकी बात कर लेते हैं। तो स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है रशिया की, उसको रशिया ने अप्रूवल दे दिया है। और यहाँ पे बताया ये गया है कि हालांकि जो टेस्टिंग करने रहते थे फेज 3 में तो कम टेस्टिंग हुए हैं, 100 जैसे वॉलेंटियर के ऊपर ही टेस्टिंग हुए है। और जो थर्ड फेज रहता है कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है कि वैक्सीन की कितनी साइड इफेक्ट है या कितनी एफिकेसी है
यानी वो कैसे असर करेगी, उसका डेटा जहाँ पे आता है, उसी स्टेज में इन्होंने क्या किया है, लापरवाही बरती है और टेस्ट को क्या कर दिया है, बढ़ावा दे दिया है। तो इससे क्या होगा कि जैसे मान लो कि भाई ये वैक्सीन बन तो जाएगी, लेकिन बनने के बाद इसका जो इफेक्ट होना चाहिए वो इतना अच्छा नहीं होगा। दूसरी चीज, जैसे ये डिपेंड है, इसके लिए जो एडेनो वायरस इस्तेमाल होता है, मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये है एडेनो वायरस, जो उपयोग हुआ है एज अ स्टेन वायरस कैटेगरी में। अभी जो कोरोना वायरस है वो सेम उन कोरोना वायरस में भी आपको पता होगा ये प्रोटीन स्पाइक हो गए। तो इन्होंने क्या किया है कि भाई जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है, इसमें यही एडेनो वायरस यूज किया है कि ताकि इसको क्या करके निष्क्रिय करके बॉडी में दाखिल किया जाता है, ताकि जब भी बॉडी में एंटर हो तो इस प्रोटीन स्पाइक जो रहता है जिसको एस प्रोटीन कहते हैं, वहां से क्या हो, एंटीबॉडी जनरेट हो जाए। फिर जब कभी भी असल में जो कोरोना वायरस है वो बॉडी में एंटर हो तो बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट हो, ताकि कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो बॉडी में फैल ना सके। तो इसके लिए इन्होंने एडेनो वायरस इस्तेमाल किया है। हालांकि एडेनो वायरस सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सेम, क्योंकि इनका और कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। और इसके द्वारा जो एंटीबॉडी क्रिएट होगी तो इससे जब कोरोना वायरस की रियल में उनके बॉडी में एज एंटर होगा, एज ए एंटीजन एंटर होगा, तो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, तो एंटीबॉडी ही उसको किल कर देगी, तो जो कोरोना वायरस की इफेक्ट होगी वो बॉडी पे नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे बताया क्या गया है कि मान लो कि भाई आप जैसे लापरवाही तो बरत ही रहे हो कि भाई जो भी टेस्ट करने होते हैं वो आप अच्छे से नहीं करते हो, प्लस आपने जल्दी जल्दी में, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है ग्लोबली, आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर सारे देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो जो पहले वैक्सीन लेके आएगा वही फायदा पाएगा। तो उसी हिसाब से रशिया ट्राई कर रहा है कि भाई हम ही पहले वैक्सीन लॉन्च करें और उसको ग्लोबली सेल भी करें ताकि प्रॉफिट हमारे पास आए। तो वहां पे बताया क्या गया है कि मान ले कि भाई ये बिना जांच के या बिना अच्छा सैंपलिंग करके अगर वैक्सीन रिलीज भी कर देते और मान लो तब तक जो वायरस है, ठीक है, वो अपना म्यूटेशन कर ले, यानी वो जैसे अपने हमने बात किया था कि ए बेस है जो एस जो प्रोटीन स्पाइक है उसके ऊपर, तो कोरोना वायरस अपने प्रोटीन स्पाइक ही चेंज कर दे, स्ट्रक्चर चेंज करे, रिस्ट्रक्चर कर ले, तो ये इफेक्टिव ही चला जाएगा। दूसरी चीज कि इसके वजह से जो भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, या तो 2 महीने या तो 3 महीने, यानी या तो 60 दिन या तो 90 दिन क्या रहेगी, इफेक्टिव रहेगी बॉडी में। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद वो एंटीबॉडी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका इस वैक्सीन का कोई इस्तेमाल रहेगा नहीं। तो यही यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि भाई ऐसा कोई इलाज होना चाहिए कि मान लो एंटीबॉडी तो ठीक है, दूसरा कोई जैसा इलाज, जैसे ये तो वैक्सीन की बात हो गई, और इंडिया में आपने प्लाज्मा थेरेपी भी सुना होगा कि भाई जिसको ठीक हो गया है उसके बॉडी में क्या है, ऑलरेडी एंटीबॉडी है, तो उसी एंटीबॉडी में प्लाज्मा से उनको ले लेंगे, वही प्लाज्मा जो है एंटीबॉडी वाला प्लाज्मा है जो पेशेंट इन्फेक्टेड है उनमें डाल देंगे ताकि उसका भी रिकवरी आ जाए। तो यहाँ पे यही बात बताया गया, यदि आप एंटीबॉडी पे काम कर रहे हो तो वो 2 से 3 महीना ही कार्य करेगी। क्या गारंटी है इन 2 से 3 महीना में ये आपको इन्फेक्शन लगा, मान लो कि जब आपको इन्फेक्शन लगा और आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी नहीं है तो सेम का सेम कंडीशन रहेगा, ठीक है, तो इसका कोई वर्थ रहेगा नहीं। ये सारी बातें यहाँ पे इन डिटेल बताई गई है और इसके ऊपर हमने काफी सारी चर्चा की थी, ठीक है, एंटीबॉडी में और एड्रेनो वायरस जो है, जो मैंने अभी आपको फिगर में दिखा है उसके लिए। और ये अपना ईपीएस और ओपीएस जो पार्टी है तमिलनाडु में, उसमें जो संघर्ष चल रहा है उसके लिए है, तो स्किप करेंगे। और बाकी ये कांग्रेस पार्टी के लिए है कि भाई कांग्रेस पार्टी में जो टॉप लीडर है उनकी मीटिंग हुई है ताकि नए कोई जो कांग्रेस के नई कमेटी पूरा है पहले से, ताकि कांग्रेस का जो पहले से कार्य था वो अच्छे से हो सके। तो इतने सारे पॉइंट थे जो आपसे डिस्कशन करने थे। हालांकि सारे पॉइंट कवर कर लिए, फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आशा रखता हूँ यहाँ पे जो भी मैं इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपके लिए उपयोगी होगी। और अंत में कि आप एनसीईआरटी क्या क्या पढ़नी है, कौन कौन सी पढ़नी है, कौन से स्टैंडर्ड में कौन सी बुकें पढ़नी है, तो उसकी पीडीएफ के लिए वीडियो के अंदर लिंक दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल। और उसी पीडीएफ फाइल में मैंने लिंक भी दिया है कि भाई आपको
बुक की पीडीएफ चाहिए तो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यदि यूपीएससी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.islifestyle.com पे जा सकते हैं, जिसकी लिंक भी वीडियो के अंदर अवेलेबल है, और हमारी बाकी भी सोशल मीडिया लिंक पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे। देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आईएएस लाइफस्टाइल डेली करंट अफेयर एनालिसिस।